वंदे मातरम दोस्तों। आज हम टोपो सीट कंप्लीट करेंगे जो कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी के पेपर में 10 मार्क्स की कंपलसरी टोपो सीट आती है। इसी वीडियो के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टोपो सीट क्या होती है। तो टोपो सीट एक लार्ज स्केल मैप होता है, लार्ज स्केल मैप ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपकी सिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब उस सिटी का हम एक डिटेल्ड अगर मैप बनाते हैं जिसमें उसके फिजिकल फीचर्स, आर्टिफिशियल फीचर्स सबको हम इंक्लूड करते हैं, उस मैप को बोलते हैं टोपो सीट। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक मैप बना हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया का, और ये टोपो सीट है। यहाँ से बहती हुई जो नदी है ये दिखा रहे हैं, सीपू नदी बह रही है। एक एरिया का नाम बता दिया पीथापुरा है। यहाँ पर बता दिया एनुअल फेयर होता है मार्च में, डिटेल्स दे रहे हैं उस एरिया के बारे में। ये एक जंगल दिखा दिया बुनी मर्गी करके। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब आप डिटेल दे रहे हो तो ये टोपोग्राफ है। ये मोती तालाब, सारी की सारी वहाँ के फिजिकल फीचर्स को हम इस मैप में कंटेन कर लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो टोपोग्राफ होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन्स दिख रही हैं और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिख रही हैं रेड कलर में। तो जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ईस्टिंग्स। नॉर्थ से साउथ जा रही हैं पर ईस्टिंग्स रहे हैं क्योंकि ये एक एरिया को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थिंग्स, जो कि वेस्ट टू ईस्ट रन हो रही हैं लेकिन एरिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है। तो और हर लाइन का एक नंबर होता है, ये इनके रेफरेंस नंबर्स हैं। फिर हम देख सकते हैं कि हमें एक लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये 40 नंबर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर रन कर रही है। तो ये जो लाइन, और यहाँ पे भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की जो लाइन होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स। अगर वर्टिकल जा रही है तो ये लॉन्गिट्यूड है और अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो लेटीट्यूड है। पर याद रखिएगा इसका कलर ब्लैक होता है। और ये जो लाइन है रेड कलर में, ये ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स है। क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज द ब्लैक कलर लाइन बिटवीन 18 एंड 19 ईस्टिंग्स इंडिकेट। आपका आंसर होना चाहिए कि इट इंडिकेट लॉन्गिट्यूड और उसकी वैल्यू ये है। ओके, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इन लाइन से बन रहे हैं ग्रिड। ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं स्क्वायर ग्रिड के, इनको बोलेंगे ग्रिड। अब ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? जिससे कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर सिंबल जो है, जैसे कि हमने कहा ये जो कैनॉल है इसका एड्रेस बता पाए, कहाँ पर वो बिलोंग करता है। तो एड्रेस बताने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है 4 ग्रिड रेफरेंस, एक होता है 6 ग्रिड रेफरेंस। इन दोनों सिस्टम से हम किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल की एड्रेस बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं, हमको बताना है, मैं एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया ये .437। अब इस .437 का बोला गया कि 4 ग्रिड रेफरेंस निकालिए। 4 ग्रिड रेफरेंस में 4 डिजिट होंगी। इसका स्टेप क्या होता है? पहले तो सिंबल को लोकेट करो। आपने इस बॉक्स में सिंबल को लोकेट कर लिया। अब हम देखेंगे इसके लेफ़्ट में कौन सी लाइन है। तो जैसे ही हम लेफ़्ट डायरेक्शन में गए हमने देखा ये 21 नाम की ईस्टिंग्स यहाँ पर है, तो हमने लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि इसके बॉटम में कौन सी लाइन है। तो बॉटम में हम देख सकते हैं 18 नंबर वाली नॉर्थिंग है, तो हमने 18 लिख दिया। तो ये तरीका हो गया 4 ग्रिड रेफरेंस निकालने का। दूसरा सिंबल लेते, मान लीजिए यहाँ एक टी लिखा है, इसका पूछा तो हम गए लेफ़्ट में कौन सी लाइन है? लेफ़्ट में लाइन है 19, बॉटम में कौन सी लाइन है? 18। तो ये उसका 4 ग्रिड रेफरेंस हो गया। अगर आप भूल जाते हैं कि हमको लेफ़्ट और बॉटम में कौन सी लाइन है देखने, अब कन्फ्यूज़ हो गए लेफ़्ट दिखना है कि बॉटम दिखना है, तो आप ध्यान रखिए सबसे पहले ये जो बॉक्स बना है 4 लाइनों से मिलके बना है। एक लाइन ये है, एक ये है। दोनों का एड्रेस कितना है? एक का 19, एक का 20। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो क्या है? 18 और 19। तो हमें याद रखना है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है हमेशा। तो जब हम लेफ़्ट देखेंगे, हमें देखना ही नहीं, हमें ये देखो कि पहले ये जो ईस्टिंग्स है इनको देखो। जब हम ईस्टिंग्स देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं सबसे छोटी कौन सी है? 18 ईस्टिंग है। सॉरी ये 20 है ना, 19 और 20। तो छोटी कौन सी है? 19। और फिर इन दोनों में छोटी कौन सी है? 18। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा याद रखिए कि लेफ़्ट और फिर बॉटम देखना है।
तो ये हमने 4 ग्रिड रेफरेंस निकालना सीख लिया। अब देखते हैं 6 ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं। तो 6 ग्रिड रेफरेंस का मतलब है कि 6 डिजिट होंगी और ये ज़्यादा प्रिसाइस है और अच्छे से हम एड्रेस को बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी का निकालते हैं .437 का। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि 4 ग्रिड रेफरेंस आप लिख लो। तो 4 ग्रिड 4 डिजिट का होता है। तो इसका 4 ग्रिड रेफरेंस क्या था, जब हम लेफ़्ट में लाइन में गए ये 21 है, हमने 21 लिखा। बॉटम की लाइन में गए दिस इज़ 18, वी रोट 18। अब 6 ग्रिड रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 ग्रिड की फर्स्ट वाली जो लाइन थी उसको लिख लिया, फिर एक डिजिट छोड़ दिया, फिर 4 ग्रिड की सेकेंड लाइन को लिखा और एक डिजिट फिर छोड़ दिया। अब इन डिजिट्स को हमें फिलअप करना है। तो इन डिजिट्स को फिलअप करने के लिए जो तरीका होता है, हम रूलर उठाएंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल को कुछ इस तरह रखेंगे कि जो भी बॉक्स था, जो भी ग्रिड है जिसमें हमें ये ढूंढना है 6 ग्रिड रेफरेंस, इसके बिल्कुल कोने में 0 आए। जब हम 0 रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि दूसरे कोने में 2 आएगा, क्योंकि ये जो पूरा बॉक्स है ये 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का है। एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर की हैं। जब हमने ऐसा रख दिया, पहले तो उसको ऐसा सेट करना है। ऐसा सेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स हैं, फिर 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 डिविजन्स हैं, तो टोटल 20 डिविजन्स हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो सिंबल है, ये मेन सिंबल जो है वो डॉट है यहाँ का और ये इसका नंबर है। तो हमें ये देखना है ये डॉट किस डिवीज़न पे लाई कर रहा है। तो जब हमने इस डॉट को देखा स्केल की मदद से, तो हम यहाँ पा सकते हैं 11 के बाद वाले 1 पे ये जो है सिंबल लाई कर रहा है। तो हम काउंट करेंगे कितने हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो पता है ये 10 है, इसके बाद जस्ट एक 11, तो 11th नंबर पे है ये। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5.5। अब हमें इतना याद रखना है कि हमें सिर्फ नंबर लेना है, होल नंबर, और डेसिमल को कट कर देना है। तो यहाँ आंसर आएगा 5 और इसको 5 टप कर देना है। मान लीजिए कोई बड़ी सी चीज़ होती, मान लीजिए इतनी बड़ी चीज़ है, अब आपके पास 2 3 आ रहे हैं, मान लीजिए 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, 11/2 कराओ। हम कोशिश करेंगे कि जो 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को ले लें। जैसे 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने 6 ले लिया बेसिकली। अगर हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं 12 13, तो जो भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं हम उसको ले लेंगे। और अगर सिंगल ही नंबर आ रहा है तो बस हमने 2 से डिवाइड किया और डेसिमल को इग्नोर कर दिया। कई बार जब सिंबल बड़ा होता है तो आपने 11/2 भी लिया, तो जिससे 5.5 आया, और 13/2 लिया, मान लीजिए 6.5 आया। इधर इग्नोर करेंगे तो 6 आएगा, इधर इग्नोर करेंगे तो 5 आएगा, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बोर्ड जो है वो दोनों आंसर को सही मानेगा, क्योंकि वो दोनों ही उसके रेफरेंस में आएंगे। तो बस याद रखिए कि जो भी नंबर आ रहा है 2 से डिवाइड करिए। 2 3 आ रहे हैं तो कोई बिग सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पहला डिजिट भर लिया है, अब हमें सेकंड डिजिट भरना है। तो सेकंड डिजिट के लिए अब हम क्या करेंगे, स्केल को अभी हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, अब हमने स्केल को इस डायरेक्शन में रखा, नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन में, ईस्टिंग के ऊपर हमने रखा। फिर वही करेंगे, इस पॉइंट पर 0 आना चाहिए, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट एंड पर, दूसरे आखिरी के कोने में 2 आएगा। अब हम इधर से काउंट करेंगे नीचे से कि ये जो डॉट है ये कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर हम सीधी लाइन खींचे तो हम देख सकते हैं 8 और 9 के बीच में हमको दिख रहा है। ओके, तो आप 8 और 9 में से जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है उसको ले लीजिए। तो 8 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या आया 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, तो 4 हमारा यहाँ पर डिजिट फिलअप हो जाएगा। मान लीजिए इधर पे आ रहा होता तो हम काउंट करते हैं, यहाँ तक 10 हो गया, 11 12 13, 13/2 तो हो जाता 6.5, हम 6 ले लेते। तो बस ये याद रखिएगा कि पहले वाले डिजिट के लिए आपको इस रूलर यहाँ पर रखना है नीचे, दूसरे वाले डिजिट के लिए आपको रूलर कहाँ पे रखना है, ईस्टिंग पे। बस इतना ध्यान रखना है। और ये हमारा 6 ग्रिड रेफरेंस हो गया। एक क्वेश्चन तो पक्का 4 ग्रिड और 6 ग्रिड रेफरेंस का आता ही है, तो हम गलत ना करें, पहले सिंबल को ढूंढें, सिंबल को ढूंढने के बाद स्केल का यूज़ करके नाप लें और लिख लें। अब हम सीखते हैं कि स्केल ऑफ द मैप क्या होता है, मैप की स्केलिंग क्या है। स्केल का मतलब बेसिकली होता है, स्केल को दूसरा एक और वर्ड से हम डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है RF फैक्टर। और क्वेश्चन कई बार स्केल ऑफ द मैप से आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्केलिंग ऑफ दिस मैप, और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द RF फैक्टर ऑफ दिस मैप, दोनों सेम ही चीज़ है। तो बेसिकली ये है डिस्टेंस ऑन मैप
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब कि हमने कितनी स्केलिंग करी है, ग्राउंड का कितना डिस्टेंस को हम मैप का कितना डिस्टेंस मानते हैं। तो जो हमें टोपोग्राफ की सीट मिलेगी उसका फिक्स्ड रहता है। उसका फिक्स्ड इस प्रकार से है कि 2 सेंटीमीटर जो है मैप में वो ग्राउंड के 1 किलोमीटर के बराबर है। 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू ग्राउंड के 1 किलोमीटर के। तो ये हमारे मैप की स्केलिंग है। तो अब आप रिप्रेजेंटेशन फैक्टर को 2 तरीके से लिख सकते हैं स्केलिंग को। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, हम दोनों यूनिट्स को सेम कर देंगे। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर और किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 मीटर। तो ये बेसिकली बन गया 2/10 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 1/50,000। तो हमारा जो स्केल है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 1:50,000। मतलब कि मैप में एक यूनिट ग्राउंड की 50,000 यूनिट के बराबर है। तो हम दोनों तरीके से ऐसे 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर और 1:50,000 दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और जो भी डेफिनेशन है व्हाट इज द स्केलिंग ऑफ मैप, तो पहले आप बताइए कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप टू डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड एंड। अब हमारे मैप का पूछा जाए तो आप ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई भी, दोनों ही एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमने बोला कि जो ब्लॉक था वो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो लेंथ भी 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछे पूरे एक डिब्बे का, एक पूरे ग्रिड का एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मैप में। मोस्टली जो एरिया का क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं ग्राउंड पे, असली ज़मीन पर कितना होगा। तो या तो आप ये देख लीजिए कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो इसकी जगह आप 1 किलोमीटर लिख दीजिए इंटू 1 किलोमीटर। ये आ गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही करिए, यही सही तरीका है। नहीं तो कैलकुलेशन में जब कन्वर्जन करेंगे तो और कठिन हो जाएगा। तो आप तो बस याद रखिए कि 1 किलोमीटर का होता है ये एक जो बॉक्स है इंटू 1 किलोमीटर का। अगर मान लीजिए हमने 2 बॉक्स का एरिया पूछ लिया, तब जब एक का 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो 2 का क्या होगा, 1 + 1 2। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है वो बोलेगा कि जैसे कि हम ये आप देख सकते हैं ध्यान से, वो बोलेगा कि नॉर्दिंग 22 और 19 के बीच में एंड ईस्टिंग 19 और 23 इनके बीच में, इन चारों लाइंस के बीच में कितना एरिया है ग्राउंड का। तो हमें पता है कि 19 और 22, जब हम देख रहे हैं 19 से 22 कितने, 1 2 3। आप 22 - 19 भी कर लीजिए, 3 बॉक्सेस ऐसे लंबाई में है। फिर 23 और 19 का देख लीजिए, 1 2 3 4। तो 23 - 19 4 बॉक्सेस हैं इधर पे। तो जब एरिया होगा तो टोटल कितने बॉक्सेस का एरिया हम निकाल रहे होंगे, 4 × 3 बॉक्सेस का, इट इज़ 12 बॉक्सेस का। एक बॉक्स का एरिया कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 12 बॉक्स का कितना होगा, 12 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि इन दोनों लाइंस जो दी हैं नॉर्दिंग्स की, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 था। इधर पे ईस्टिंग्स की लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 था। और उन दोनों डिफरेंस का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ये आ जाएगा उतने बॉक्सेस या फिर ग्रिड्स। फिर आप लिखेंगे 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो 12 बॉक्स का कितना होगा, 12 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया वही हमारा एरिया होगा, बस यूनिट याद रखिए किलोमीटर स्क्वायर है। ओके। अगर वो पूछे कि मैप में बताना है ना कि ग्राउंड में, तो अभी हम किलोमीटर स्क्वायर का लिख रहे थे, अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर का लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कितने बॉक्स हुए, मान लीजिए 12 बॉक्स हुए, पर हमने पढ़ा है कि 1 बॉक्स का जो एरिया होता है वो 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 12 बॉक्स का एरिया कितना होगा, 12 × 4 जो कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मोस्टली किलोमीटर वाला ही पूछते हैं, ग्राउंड का दोनों तरीके से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सिंबल्स देखते हैं जो आगे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोड्स में 2 प्रकार की रोड होती है। एक मेटल रोड होती है जो कि जिसका सिंबल ये ऐसा बना हुआ है रेड कलर से, या तो 2 लाइनें खींची होंगी या पूरे में रेड कलर फिल होगा। मेटल रोड मतलब पक्की रोड। ओके। तो मेटल रोड क्या डिनोट करती है, इट डिनोट करती है कि वहाँ पर ट्रेड अच्छा खासा होता है उस एरिया में, डेवलप्ड एरिया है, टाउन है। एक होती है नॉन मेटल रोड मतलब कच्ची रोड। तो कच्ची रोड को हम कैसे डिनोट करते हैं,
डैश 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 लगा होगा, पूरी लाइन नहीं खींची होगी, 2 जगह डैश 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 लगा होगा। ये क्या डिनोट करता है कि जो एरिया है वो अनडेवलप्ड है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा रोड है, आप बोल सकते हैं विलेज एरिया है। अब और भी 2-3 प्रकार के रास्ते होते हैं, जैसे कि ये हमें एक सिंगल रेड लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं कार्ट ट्रैक। कार्ट ट्रैक मतलब कि जहाँ पर बैलगाड़ी चलती है। तो मोस्ट हमें यही समझ आ रहा है कि ये विलेज का एरिया है और यहाँ पर बुलक कार्ट यूज़ हो रही है, बुलक कार्ट यूज़ हो रही है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर होता होगा। ओके, और विलेज का एरिया है। फिर हमें डैश 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 की सिर्फ सिंगल लाइन दिख रही है, डबल लाइन दिख रही है तो अनमेटल रोड है, बस सिंगल लाइन दिख रही है तो इसका क्या मतलब है, ये एक पैक ट्रैक है। पैक ट्रैक का मतलब है लोग वहाँ पर चलते हैं और चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, इसलिए वहाँ पे एक रास्ता बन चुका है। तो इट मीन्स दैट पीपल वॉक एंड इट इज़ अ टेम्पोररी वे। ओके, तो पैक ट्रैक पगडंडी के जैसे हम चलने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर ऐसे डॉट डॉट करके बनाओ तो ये होता है फुटपाथ, फुटपाथ। तो हमें याद रखना है। अगर पूछे कि बताइए कैसे पता चल रहा है कि एरिया विलेज एरिया, तो हम बता सकते हैं कि देखिए अनमेटल्ड रोड है, हम बता सकते हैं कार्ट ट्रैक दिख रहा है हमको। ओके, एक डैम्स का सिंबल देख लीजिए, ऐसी लाइन रहेगी और फिर ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल कलर कुछ भी हो सकता है, ये सब डैम के सिंबल है। फिर हम आगे चलते हैं, हम रिवर देखते हैं। रिवर हमको दिख रही है, 2 ब्लैक लाइन है, बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है। अगर सिंपल ऐसे 2 ब्लैक लाइन और ब्लू कलर का है, इसका मतलब है पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड यहाँ पे आगे बहुत काम आएगा। पेरिनियल का मतलब साल भर पानी होता है, वाटर ऑल ईयर। ओके, अगर हमें सिर्फ ब्लैक कलर की 2 लाइनें दिख रही हैं तो ये हो गई ड्राई रिवर, ड्राई रिवर। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीजनल रिवर। सीजनल रिवर मतलब जो पानी है वो साल में सिर्फ रेनी सीजन पे आता है, और जब रेनी सीजन नहीं होता है तो वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है नदी। तो सीजनल रिवर, वाटर इज़ ओनली इन द रेनी सीजन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये रिवर जो सिंबल बना है वहाँ पे 4R लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिवर की गहराई है वो कितनी है, 4 मीटर की। आर की जगह हमेशा मीटर लगाइए। अब हम देख सकते हैं और भी, हम ये देख सकते हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं, ये टैंक के सिंबल हैं। ओके, तो टैंक में भी हम देख सकते हैं, जब ब्लू कलर का टैंक दिख रहा है हमें पूरा, तो ये पेरिनियल टैंक है, साल भर पानी। जब हमें ब्लैक कलर का दिख रहा है तो ये सीजनल टैंक या ड्राई टैंक है, ड्राई वर्ड यूज़ करिएगा, ड्राई टैंक। आगे चलते हैं, ये डॉट दिख रहे होंगे तुमको, अगर डॉट भरा है और उसमें ब्लू कलर भरा है तो ये कुआं है, वेल। और कैसा कुआं है, ब्लू कलर है तो पेरिनियल यूज़ करना है, पेरिनियल वेल। और ब्लू कलर भरा है तो पेरिनियल लाइंड वेल, मतलब पक्का सीमेंट वगैरह से बनाया है। और हमें दिख रहा है कि ऐसा गोला बना है, ब्लू कलर की लाइन से गोला बना है, तो हम बोलेंगे वेल है, लेकिन लाइंड नहीं है, अनलाइंड है। ओके, चलिए अब देखते हैं, जैसे कि ये टैंक है और टैंक के बगल में लिखा है 2R, तो 2R मतलब 2 मीटर, पर टैंक की तो डेप्थ होगी, तो ये हो गया टैंक विथ 2 मीटर डेप्थ, उसकी जो गहराई है वो 2 मीटर की है। हम देख सकते हैं यहाँ टैंक बना है, ऐसा टैंक बना है और ये ऐसी ऐसी लाइन है, तो इस लाइन को बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो हम बोलेंगे टैंक विथ एम्बैंकमेंट। ओके, एम्बैंकमेंट का मतलब है हमने कुछ आर्टिफिशियली वहाँ पे बना दिया जिससे कि उसका जो पानी है वो फ्लड ना हो, ओके, बाहर ना फैले, वाटर को सेव करने के लिए। अब हम और आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ये टेम्पल का सिंबल है, ये छतरी का सिंबल है, ये सब क्रॉस जैसा बना होगा तो चर्च का सिंबल है, ये सारे। और आपको जो मैप मिलेगा ना उसमें ये सिंबल्स आपको बने मिलेंगे और लिखा भी होगा, आपको ढूंढना है, थोड़े से याद रख के जाइए, थोड़े से इधर से ही देख लीजिए। फिर वेजिटेशन के सिंबल होते हैं कि किस प्रकार के पेड़ है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या वेजिटेशन है वहाँ पर, इधर से सिंबल से देख के उसका नाम देख लीजिए। जैसे कि पहला वाला जो है ये पाम है, फिर और आगे बढ़े यहाँ पर बम्बू है, ये बम्बू है, ऐसे एक लाइन बाई लाइन देखते जाइए तो समझ में जाएगा कि बाउंड्रीज़ हैं। ये तो बहुत रेयरली पूछी जाती है, इंटरनेशनल। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाइट है, जो कि कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, कभी बना होगा ट्राइंगल 200 ये लिखा है। जैसे कि इसका क्या मतलब है, तो आप बताएंगे दिस इज़ ट्राइंगुलेटेड हाइट। कौन सी हाइट है, ट्राइंगुलेटेड हाइट ऑफ 200 मीटर। मीटर वर्ड यूज़ करेंगे हम,
.200 लिखा है। अभी हमने देखा था जब 4 ग्रेड रेफरेंस निकाला था, तो इसका मतलब होता है स्पॉट हाइट ऑफ 200 मीटर। बस हमें ये नाम याद रखना है, ये ट्रायंगुलेटेड हाइट है, ये स्पॉट हाइट है। BM लिखा है तो BM का मतलब है बेंचमार्क, तो बेंचमार्क हाइट ऑफ 63.3 मीटर, हमें बस इतना याद रखना है। और R करके लिखा हो कोई नंबर, जैसे 4R है, तो अगर वो एक गहरी चीज़ है तो हम लिखेंगे डेप्थ। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो उठी हुई है तो हम लिखेंगे हाइट। ठीक है, जैसे कि डैम हुआ, कैनल हुआ, टैंक हुआ, तो इनकी डेप्थ होती है। अगर सैंड ड्यून्स हुए, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, सैंड रेत, तो सैंड ड्यून्स हुए तो हम हाइट लिखेंगे। सैंड ड्यून्स का सिंबल क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये सैंड ड्यून्स का है, ब्राउन कलर के डॉट 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 रखे हैं। अब इसके आगे अगर लिखा है 1R, तो इसका मतलब है सैंड ड्यून ऑफ हाइट 1 मीटर। अब हम देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम टोपोग्राफी की सीट में देखेंगे, जैसे ब्राउन कलर की लाइंस बनी होंगी जो सर्कल टाइप की एक दूसरे को इनक्लोज कर रही होंगी, इनको बोलते हैं कॉन्टूर लाइंस। कई बार पूछते हैं व्हाट आर कॉन्टूर लाइंस, तो हम बता सकते हैं कॉन्टूर लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जो कि कनेक्ट करती हैं, विच कनेक्ट एरियाज ऑफ सेम हाइट या एलिवेशन। हाइट को, लंबाई को, ऊंचाई को एलिवेशन भी बोलते हैं। तो ऐसी लाइंस जो एक एरिया को कनेक्ट करें, ऐसे एरियाज़ को कनेक्ट करें जिनकी सेम हाइट हो, तो इस एरिया में भी वही हाइट होगी, इस एरिया की भी हाइट वही होगी अबव सी लेवल के ऊपर, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉन्टूर लाइंस बन गई। क्वेश्चन आता है कि कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है। कॉन्टूर इंटरवल, तो जो भी उस कॉन्टूर की हाइट होगी, मान लीजिए इस कॉन्टूर लाइन की जो हाइट है वो 1000 मीटर है, इस वाले की जो है वो है 800 मीटर, इसकी 600 मीटर है। तो कॉन्टूर लाइंस जो हैं यहाँ पर उनकी हाइट लिखी रहती है। कॉन्टूर इंटरवल का मतलब है कोई भी दो पर्टिकुलर कॉन्टूर लाइन के बीच में कितना वर्टिकल डिफरेंस है, कितना हाइट का डिफरेंस है। जैसे कि 1000 और 800 वाले के बीच में कितना डिफरेंस है, वो है 200 मीटर का। ठीक है, तो इट इज़ द वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल हाइट डिफरेंस या डिस्टेंस, जो भी आप लिखें, बिटवीन टू कॉन्टूर लाइंस, दो कॉन्टूर लाइंस के बीच में जो भी हाइट का डिस्टेंस होता है वो है कॉन्टूर इंटरवल। और जो हमें टोपोग्राफ मिलेगी, जो टोपो सीट मिलेगी, उसका जनरली उसका जो कॉन्टूर इंटरवल होता है वो हमेशा होता है 20 मीटर। ये याद रखिएगा, कई बार वो पूछते हैं व्हाट इज़ द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ द टोपो सीट प्रोवाइडेड टू यू। और साथ ही साथ मैप में अगर आप भूल जाएं RF फैक्टर क्या है, तो नीचे लिखा रहता है मैप के, ये वाला नहीं, ये लिखा रहेगा, तो आप याद रखिएगा। ये भी लिखा है 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो अगर भूल जाते हो तो यहाँ से यूज़ कर लीजिए। कॉन्टूर इंटरवल भी कहीं लिखा होगा, तो कितना है 20 मीटर है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो आता है कि ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट, ये ज़रूर ध्यान से देखिए। जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब बेसिकली होता है ढलान। मैथ में हमने पढ़ा होगा स्लोप, इसको स्लोप भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ओके, तो VI अपॉन HE। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, तो आप ये बताएंगे। फिर कभी कभी आ जाता है कि कैलकुलेट करिए ग्रेडियंट को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट को, हम देख सकते हैं। वर्टिकल इंटरवल मतलब इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस जितना है, तो वर्टिकल इंटरवल यहाँ पे क्या है, इन दो लाइन के बीच में निकाल रहा है, तो 1000 माइनस 800, 1000 माइनस 800। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए हमने आपको बता दिया ये 200 मीटर है, ये आपको गिवन होगा, तो 200 मीटर लिख लिया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 200 अपॉन 200। यूनिट सेम कर लीजिएगा, ये मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो आ गया 1। तो हमारी जो स्लोप आ गई, जो ग्रेडियंट होता है वो यूनिट लेस है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो स्लोप हमारी 1 आ गई है। तो हमें क्या करना है, बस वर्टिकल डिस्टेंस जो कि यहाँ लिखा होगा और ये आपको गिवन होगा अगर पूछा गया, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर ऐसी कॉन्टूर लाइन से, इसका मतलब है कि ये एक हिल है। ऐसा सर्किल में तुम्हें कॉन्टूर दिख रहा हो तो इसका मतलब है हिल है। अगर हमें कॉन्टूर लाइन ऐसी आधी दिख रही हो V शेप्ड में,
ऐसी दिख रही हो, ये इसका मतलब होता है कि गड्ढा टाइप का एक डिप्रेशन है। क्या है? डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को कई वर्ड से आप डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने डिप्रेशन लिख दिया, मैंने वैली बोल दिया। वैली का मतलब भी दो माउंटेन के बीच की जगह है, तो ये क्या है? एक डिप्रेशन टाइप का है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। एक दिखता है आप यहाँ देख सकते हैं दो सर्किल टाइप के, एक सर्किल ये बना, फिर बीच में एक सर्किल ऐसा बना, और यहाँ पर ये कंटिन्यू है। इसको बोलते हैं रिज। कैसा होता है ये? पहले एक पहाड़, फिर एक गड्ढा, फिर एक पहाड़ और एक गड्ढा, दिस इज रिज। तो हमने देख लिया डिप्रेशन, हिल और रिज कैसे होते हैं। कॉन्टूर लाइन कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कलर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको 3 कलर दिख रहे होंगे। एक तो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब होता है फॉरेस्ट। ओके, येलो कलर, येलो कलर का मतलब है कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल लैंड मतलब ऐसा लैंड यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये मैप दिख रहा है, यहाँ पर ना लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है। तो वैसे तो एक ही बता दो तो चल जाएगा, तो आपको येलो कलर ज़्यादा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर है। ठीक है, अगर 2-3 पूछे तब आप वहाँ पर और सिंबल्स देखिए, कहीं पुलिस स्टेशन दिख रहा है या स्कूल दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि एक टीचर वाला सिंबल है, ऑक्यूपेशन है। एक आप बता सकते हैं यहाँ पर लोग पुलिस की नौकरी करते हैं, कुछ भी आपको दिख जाए। माइन दिख जाए मतलब खदान, तो माइनिंग एक ऑक्यूपेशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक दिख रहा है वाइट कलर। वाइट कलर जो है वो बताता है, वाइट कलर बताता है नॉन कल्टीवेबल लैंड। नॉन कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड ऐसा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, खेती नहीं हो सकती है। मोस्टली वाइट कलर के साथ ब्लैक कलर के भी ऐसे पैचेस दिखेंगे, तो अपन वहाँ पे लेकर आते हैं स्टोनी वेस्ट। तो ये हो गए 3 कलर इंडिकेशन। एक हम बता चुके हैं ब्लैक डॉट 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 डॉट, तो ये होता है सैंड ड्यून्स। और वहाँ पे कुछ लिखा हो 4R, तो सैंड ड्यून की हाइट 4R है। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं। ये ब्लैक कलर की लाइंस है स्ट्रीम, नाले, नदी। नदी जो रहती है ये दिख रही है, 2 लाइन से है। ओके, अगर 2 लाइन से हो तो मतलब वाइड स्ट्रीम है, मतलब ये नदी है, रिवर है। ये लिखा है सीपू नदी, ब्लैक कलर की दिख रही है डॉट डॉट, मतलब कि सीजनल नदी है, मतलब साल भर पानी नहीं होता है। वाटर ओनली इन द रेनी सीजन। अगर पूरी ब्लू कलर की होती तो वो पेरिनियल होती है, ये हम एक बार देख चुके हैं। ब्लैक कलर की ये सिंगल लाइन्स, ये स्ट्रीम्स हैं, वो भी सीजनल स्ट्रीम्स हैं क्योंकि साल भर पानी नहीं है इनमें। अब हम और आगे देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकिस लिखा है, मतलब कि ये जो नदी है इसका जो पानी है, या फिर जिस भी एरिया में ब्रैकिस लिखा हो मतलब ये सॉल्टी है। कुएँ के बगल में, वेल के बगल में ब्रैकिस लिख देंगे तो ब्रैकिस कुआँ है। ओके, और हम क्या देख सकते हैं, ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं अपन ने पढ़ा है, ये सब क्या है? कार्ड ट्रैक है। सिंगल रेड लाइन कार्ड ट्रैक है। ये जो मोटी रेड लाइन दिख रही है ये मेटल रोड है। ओके, तो हम देख सकते हैं जो गुलाबगंज है वो कनेक्ट कर रहा है इधर पे कहीं से, तो ये मेटल रोड है। और फिर जब गांव से गांव कनेक्ट कर रहे हैं ये कार्ड ट्रैक हो गए। हम आगे चलते हैं तो भाई ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, तो ये पेड़ हैं। सिंबल का देख लो कि कौन सा पेड़ है, पाम है, बैम्बू है, आप लिख सकते हो। जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये सर्कल्स, ये वेल है, हम देख चुके हैं वहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रेड कलर के हमें इकट्ठे क्लस्टर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। सेटलमेंट्स, लोगों का रहने का, बस्ती टाइप की। तो जब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी इकट्ठे दिख रहे हैं। इकट्ठे जो सेटलमेंट होते हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट या फिर क्लस्टर्ड, ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि इस वाले डिब्बे में, इस वाले बॉक्स में कौन सा सेटलमेंट है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। इस इधर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बॉक्स में, जैसे कि इस बॉक्स में आप देख सकते हो अलग अलग दूर दूर घर हैं, तो ये वाले सेटलमेंट को बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड होता है डिस्पर्स्ड। अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, कम पॉपुलेशन है और दूर दूर है। एक सेटलमेंट होता है कि ये रोड है और रोड के किनारे ऐसे घर बने हुए हैं, या फिर ये नदी है, नदी के किनारे लंबे लाइन के हिसाब से घर बने हैं। इस सेटलमेंट को बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। तो हमने पहला न्यूक्लिएटेड, दूसरा स्कैटर्ड और तीसरा लीनियर देखा। यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं अगर लीनियर दिख रहा हो तो जैसे ये स्ट्रीम है और स्ट्रीम के चारों ओर आपको ऐसे घर दिख रहे हैं। रोड के चारों ओर अगर घर दिखे ऐसे ही लंबाई में तो वो लीनियर होगा, तो ये हमारा लीनियर हो गया।
तो ये सेटलमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो टाइप ऑफ ड्रेनेज का आता है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार की ड्रेनेज देख सकते हैं। ड्रेनेज मतलब वही नदी नाला का जो पैटर्न है, किस पैटर्न का है। तो ब्लैक कलर से हमने बताया था स्ट्रीम होती है, और ब्लैक कलर की तो सीजनल स्ट्रीम। तो हम देख सकते हैं ये जो पत्ती जैसे हो रही है, पत्ती ऐसे बनाते हैं ना, और ये पत्ती की टहनी, पत्ती के अंदर जो लाइंस होती हैं, बिल्कुल ऐसा अगर बन रहा है ये, तो इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक। और 80% जो ड्रेनेज है वो डेंड्रिटिक ही होगा, तुम मैप में देखोगे। सेकंड होता है ट्रेलिस। ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम या ट्रेलिस पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये हमारी मेन नदी जा रही है, मेन स्ट्रीम, ये इसकी ट्राइब्यूटरी है, ये 90 डिग्री पे कट करेगी। यहाँ पर 90 डिग्री पे कट करा, अब इस ट्राइब्यूटरी की भी ट्राइब्यूटरी 90 डिग्री पे कट करेगी। ओके, ये किस एरिया में बनती है? जहाँ पर अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, मतलब ये याद रखना है, एक पर्टिकुलर बॉक्स बना होगा। अब इस बॉक्स में देखना है, उस बॉक्स में पूछेंगे कि कैसा ड्रेनेज है। तो अगर तुम देख रहे हो तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है तो तुम बोल दोगे ट्रेलिस है। अगर बॉक्स में तुम्हें ऐसा ऐसा दिख रहा है पत्तियों के जैसा तो बोल दोगे डेंड्रिटिक है। अब थर्ड होता है रेडियल। थर्ड क्या होता है? रेडियल। रेडियल में क्या होता है, बीच में एक पानी का सोर्स है, एक पहाड़ में भी हो सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक तालाब हो सकता है, और उससे फिर स्ट्रीम्स बाहर निकल रही हैं, उससे हर डायरेक्शन में जो नदियाँ की जो नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो बाहर निकल रही है। तो अब वो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा गोला बना है, यहाँ से एक निकल रही है, यहाँ से दूसरी निकल रही है, तो इसको भी हम रेडियल बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्शन से एक निकले, 3 भी हो सकती हैं। तो ये हो गया रेडियल टाइप का, कि एक सर्किल से आपको दिख रहा है 3 तरफ से नदी निकल रही है। तो हमने ये 3 देख लिए, 3 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेंगे। अब जो हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं वो बचे हैं डायरेक्शन बताने के। देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये रेड कलर का ऐसा बॉक्स है, इसको हाउस बोलेंगे, और एक साथ बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं तो ये सेटलमेंट है, तो ये होगा परमानेंट हाउस। और रेड कलर का सिर्फ बॉक्स बना दिया, अंदर फिल नहीं करा, तो ये टेम्पोररी हट टाइप का होगा। ये भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ये चीज़ देख सकते हैं, ये नदी है और बीच में एक ऐसा आपको कुछ दिख रहा है सर्कल टाइप का यहाँ बना, तो इनको बोलते हैं आइलैंड बना हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जैसे कि ये एक रास्ता जा रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर हम ऐसा ब्लैक कलर से एक लाइन बनी हो, मान लो ब्लैक कलर से एक ऐसी लाइन बनी हो उस रास्ते को क्रॉस करते हुए, या एक नाला बना है, ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के ब्लैक कलर से एक ऐसी लाइन बनी हो क्रॉस करते हुए तरफ, तो इसको बोलते हैं कॉज अवे। क्या बोलते हैं? कॉज अवे। कॉज अवे का मतलब है कि एक टेम्पोररी रास्ता बना दिया, उठा हुआ प्लेटफॉर्म एक स्ट्रीम से, एक नाले से होते हुए। तो अब अगर नाला उसमें पानी है तो कॉज अवे में क्या होगा, आप नहीं पार कर पाओगे। तो अगर नाला सूखा है तो वो प्लेटफॉर्म से आप उसे पार कर लोगे। तो कॉज अवे इंडिकेट करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि कैसे कह सकते हैं इस एरिया में सीजनल रेनफॉल होती है या स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो हम बताएंगे कि अगर हमें कॉज अवे दिख रहे हैं कहीं पे तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ मैनी कॉज अवे, बिकॉज कॉज अवे इंडिकेट एरिया हैज़ सीजनल रेनफॉल। इस एरिया में सीजनल रेनफॉल है, या फिर स्कैंटी भी लिख सकते हैं, मतलब कम रेनफॉल होती है, हर सीज़न में नहीं होती, कभी कभी होती है। ठीक है। और एक सिंबल होता है, आप देख सकते हो, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, ऐसे ब्लैक कलर के उल्टे ब्रैकेट्स बने होंगे, इस सिंबल को बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड। ये भी कई बार, बहुत बार पूछते हैं कि ये जो ब्लैक कलर के आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉक्स में, इनका क्या मतलब है। तो आप बताएंगे ये ब्रोकन ग्राउंड है। और ब्रोकन ग्राउंड भी बताते हैं कि जो एरिया है वो एरिड है। एरिड मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, सीजनल रेनफॉल होती है। ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये ब्लैक कलर की जो ब्राउन कलर की लाइन थी, ये कॉन्टूर्स हैं, ये डॉट रखा है तो स्पॉट हाइट है, सब हम यहाँ से मैप में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे ये एक सेटलमेंट है जिसका नाम है गुलाबगंज, और ये एक सेटलमेंट है जिसका नाम है पीथमपुरा। गुलाबगंज से पीथमपुरा की डायरेक्शन बताइए आप कि क्या है। तो क्वेश्चन आएगा गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ पीथमपुरा। ध्यान से देखिए, इसे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ऑफ पीथमपुरा फ्रॉम गुलाबगंज,
या फिर ऐसा लिखा होगा ऑफ पीतमपुरा विथ रिस्पेक्ट टू गुलाबगंज। तो जहाँ के रिस्पेक्ट में या जहाँ से पूछिए, मतलब आपको फ्रॉम वर्ड या विद रिस्पेक्ट टू दिख रहा है तो उधर पहुँचिए। कहाँ पे दिख रहा है? फ्रॉम गुलाबगंज बोला तो हम सबसे पहले गुलाबगंज पे पहुँच गए। अब हमें बनाना है ये जो हमारा ग्रिड होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और अब देख लीजिए पीतमपुरा किस डायरेक्शन में है, तो हमें दिख रहा है ये नॉर्थ और ईस्ट में है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। हम क्या करते हैं, इधर से देख लेते हैं। आपको याद रखना है डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम विच, फ्रॉम गुलाबगंज, डायरेक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू विच। तो फ्रॉम और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो जगह आए वहाँ से देखना है। अगर क्वेश्चन में हम एक्सचेंज कर दें डायरेक्शन ऑफ गुलाबगंज फ्रॉम पीतमपुरा कर दें तो बेसिकली हम पीतमपुरा पे जाएंगे। अब हमने यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट बनाया, तो अब हम देख सकते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है किधर पे है, कौन से उसके अंदर है, वेस्ट साउथ, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। हमारा आंसर आ गया। ये हो गया डायरेक्शन का। अब हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो कोई भी दो सेटलमेंट के बीच में डिस्टेंस पूछेंगे। एक पूछेंगे कि डायरेक्ट हवा में डिस्टेंस बताओ। हवा में मतलब कि क्वेश्चन में एक बार आया था कि डिस्टेंस बताइए, यही पीतमपुरा के बीच के गुलाबगंज, इन दोनों के बीच में एज क्रो फ्लाइज, क्रो मतलब कौवा, फ्लाइज उड़ के जाएगा, मतलब वही। तो यहाँ पे वो रोड से तो उड़ के नहीं जाएगा कि जैसे जैसी रोड जा रही है वैसे वैसे हम जाए, तो हवा में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढेगा, ऐसे उड़ के चला जाएगा। तो बोलने का तरीका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और एज क्रो फ्लाइज भी बोलते हैं। तो यहाँ में कुछ भी नहीं करना, स्केल उठाया, ये हमारा स्केल है, दोनों सेटलमेंट के रखा, एक पे 0 पे रखा और नाप लिया कि किधर आ रहा है। मान लीजिए ये 4 आया तो 4 सेंटीमीटर हमारा मैप में आ गया। अब हमें तो ग्राउंड में बताना है, तो हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा, कितना होगा, डबल कर देंगे इसका तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। इसका डबल करना है ना, 2 सेंटीमीटर इसका डबल, तो 1 का डबल 2, तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। अब एक तरीका होता है, ये तो क्रो फ्लाइज मतलब एरिया हवा में ले लिया। अब एक होता है अलोंग द ट्रैक, जो रास्ता बना है वहाँ से वहाँ तक बताइए। जैसे यहाँ तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन कोई दिख नहीं रहा, हम देखते हैं इस सेटलमेंट, ये जो हमारा सेटलमेंट है और इस सेटलमेंट के बीच में, चलिए मोहम्मदगढ़ ये लिखा है, यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में। तो रास्ता जो है वो एकदम सीधा नहीं जा रहा, पहले ऐसा गया, फिर टेढ़ा गया, फिर ऐसा सीधा गया। तो हम थ्रेड लेंगे, हमें थ्रेड मिलेगी एग्जाम हॉल में। थ्रेड को बिल्कुल ऐसे ही रास्ते के ऊपर रखना है, समझिए ये वाइट थ्रेड है और हमने ऐसा ही रख दिया और मार्क लगा लिए। शुरुआत में तो यहाँ पर हो गई, एंड में मान लीजिए थ्रेड इतनी लंबी, यहाँ पे हमने पेन से मार्क लगा लिया। अब हमने थ्रेड को उठाया, थ्रेड को सीधा करा और ये हमारा स्केल है, रूलर है, फिर रूलर से नाप लिया कि ये किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है। मान लीजिए ये 6.5 आ रहा है, तो 6.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर होता है, तो इतना कितना होगा, हमने 2 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब अलोंग द पाथ बोले, अलोंग द पाथ या रोड, तो हमें थ्रेड यूज़ करनी पड़ेगी। जब एरियल डिस्टेंस बोले, क्रो फ्लाइज बोलें या सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दें, तो हम सीधा स्केल लेके दोनों पॉइंट पे रखा और नाप लिया, वरना थ्रेड यूज़ करेंगे। चलिए अब हमें एक और डायरेक्शन पूछने आती है, वो आती है रिवर की क्या डायरेक्शन है। जहाँ पर रिवर की डायरेक्शन पूछेंगे तो क्या करेंगे, वो जैसे यहाँ पर रिवर बना तो दी, लेकिन जब भी रिवर की डायरेक्शन पूछेंगे वो एक ऐसा एरो बना देंगे। हम 2 डायरेक्शन करके देखते हैं, एक एरो ये है, एक एरो ये है। अब इसको करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि जहाँ पे ये एरो बना है, या तो तुम उस एरो को ही लंबा कर लो, ऐसे ही बने रहने दो। अब हम करेंगे अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस एरो के बीचों बीच से हम अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब हम देख सकते हैं कि ये जा किस तरफ रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कहाँ से जा रही है, साउथ वेस्ट से, तो हमारा आंसर होगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ओके। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के जो उल्टे होते हैं, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का देखते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसके बीचों बीच हमने लाइन बना ली, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो हम देख सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है, तो वेस्ट तो जा रही है पर कहाँ से जा रही है,
ईस्ट से जा रही है, तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, ऐसे लिख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसी नदी होती तो जो भी डायरेक्शन हो उसकी बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए और बीच से अपनी लाइन खींचिए। अगर छोटा लग रहा है तो खुद से ड्रॉ कर लीजिए। फिर बस नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बनाना है। किस तरफ जा रही है, तो साउथ वेस्ट जा रही है। कहाँ से जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। रिवर में हमें बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन सेटलमेंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन बताते थे कि ये यहाँ से कहाँ पर है। तो ये हमारे सारा अभी तक ज्ञान जो था टॉपोसिट में यूज़ होना था हमने सब बता दिया। अब हम एक PYQ करके देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपको आता है। तो ये 2026 का स्पेसिमेन पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है पहला, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल, सिंबल ढूंढिए जो कि 6 ग्रिड रेफरेंस इसमें दिया है। तो हम देख सकते हैं 6 ग्रिड रेफरेंस है 6 6 6 3 6 4। तो हमें पता है कि इसके पहले 2 डिजिट, फिर एक छोड़ दो, फिर दूसरे 2 डिजिट, ये जो हैं ये बताते हैं 4 ग्रिड रेफरेंस। तो पहले हमें 66 वाली लाइन देखनी है, फिर 36। तो हम आगे जाते हैं, ये 66 वाली लाइन है और ये 36। हमें पता है हम हमेशा लेफ़्ट और बॉटम देखते हैं। तो हम इस ग्रिड स्क्वायर पे आ चुके हैं, इस बॉक्स की बात हो रही है। अब जब हम 6 ग्रिड में देखेंगे तो ये हमें कन्वेंशनल सिंबल दिख रहा है। ये किसका सिंबल है, तो जब तुम टेबल पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे वहाँ पर लिखा रहता है। आगे बढ़, अब बोल रहे हैं कि ड्रेनेज पैटर्न बताना है 6334 में। तो अपन पहुँचते हैं 6334 में। चलिए, ये हमारा 63 हो गया और 34 ये हो गया। तो जब हम पहुँचे, ये है हमारा वो बॉक्स जो कि है 63 और 34। ये 34 है, ये 63 है। तो अब ड्रेनेज पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको दिख सकता है क्या कि यहाँ पर बनी है नदी। तो जब नदी बनी होती है जिस एरिया में, वहाँ पर जो ड्रेनेज होता है वो होता है कैनाल का। सॉरी, इन्होंने ड्रेनेज पैटर्न पूछा है, मैं इरिगेशन बता रही हूँ। इरिगेशन अगर पूछते तो अपन बताते नदी है तो नदी से पानी लेंगे अपन, तो कैनाल का हो गया। सिंचाई कैसे करेंगे, अगर ऐसे गोले गोले बने रहते तो वेल, कुछ वेल भी बने हैं तो आप वेल भी आंसर लिख सकते हो। बेसिकली इन्होंने पूछा है ड्रेनेज पैटर्न क्या है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा निकल रहा है, एक ऐसा निकल रहा है। तो ये कैसा हो गया, पत्ती के जैसा। तो ये हो गया डेंड्रेटिक पैटर्न। देखो अगले क्वेश्चन में बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ मालगांव से मोहम्मदगढ़ तक। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं तो कुछ नहीं, ये दो जो जगह हैं यहाँ पे हमने स्केल रखा और ढूंढ लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं मालगांव से मोहम्मदगढ़। ये मोहम्मदगढ़ का पॉइंट रखा हमने और मालगांव कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है मालगांव का सेटलमेंट ये। तो बस स्केल रखा और नाप लिया। अगर बोलते कार्ट ट्रैक के अलावा रास्ता दिखाओ तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसी जाएगी रोड, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी ऐसी, फिर ये थ्रेड से। फिर अगला बोला है इन विच डायरेक्शन विल स्नेहा बी ड्राइविंग इफ़ शी इज़ गोइंग फ्रॉम मोहम्मदगढ़ टू सनवारा। तो ये डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। बोल दिया एक स्नेहा नाम की लड़की है जो ड्राइव कर रही होगी, वो किस डायरेक्शन में ड्राइव करेगी, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान रखना। फ्रॉम मोहम्मदगढ़, जहाँ फ्रॉम लगा है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो मोहम्मदगढ़ से सनवारा देखना है हमें। तो पहले तो हम मोहम्मदगढ़ पे जाते हैं, ये है। अब हम देखते हैं सनवारा कहाँ है। तो पहले मोहम्मद, जहाँ फ्रॉम लिखा है वहाँ पे बनाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। फ्रॉम जहाँ लिखा था वहाँ बनाया। अब जो सनवारा करके जगह है इसको ढूंढते अपन कहाँ पर है, मुझे तो अभी दिख ही नहीं रही। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है सनवारा। तो बस अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो इसको एलोंगेट कर दो सीधा सीधा। किधर दिख रहा है हमें, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बॉक्स के अंदर है ये जो एरिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आगे, राइट वेदर द कन्वेंशनल सिंबल मार्क्ड एज ब्लू डॉट इन द पमेरा सेटलमेंट इज मैन मेड या नेचुरल। और जो ब्लू डॉट का जो सिंबल है ये कैसा है, तो हम देखते हैं। नेचुरल मतलब होता है जो खुद बना हो, जैसे कि पेड़ हुए, जंगल हुए, नदी हुई, ये कोई नहीं बनाएगा। और मैन मेड जो इंसानों ने बनाया, तो वेल हुआ, कुआं इंसान बनाएगा, सेटलमेंट घर इंसान बनाएगा, रोड है मेटल रोड ये इंसान बनाएगा, रेलवे ट्रैक, पुलिस स्टेशन ये सब इंसान बनाएंगे। ओके, तो अपन चल के देखते हैं पमेरा कहाँ पर लिखा है। तो हम देख सकते हैं ये पमेरा लिखा है और ये एक सिंबल टाइप का बना है। तो आप जाएंगे टॉपोसिट में देखेंगे इस सिंबल का क्या मतलब है, आपको दिख जाएगा। मान लो अगर ये हॉस्पिटल है, इसका मतलब तो ये मैन मेड होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि रेसिडेंट है मालगांव का, उसको क्राइम को रिपोर्ट करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। तो वो कहाँ जाएगा, तो आप देखेंगे पुलिस स्टेशन का सिंबल कहाँ पर दिख रहा है,
पहले मालगांव जाएंगे, मालगांव के सबसे पास में कौन सा पुलिस स्टेशन का सिंबल है, वहाँ पर एक सेटलमेंट का नाम लिखा होगा, आप वो नाम बता देंगे। हाउ डू लोकल पीपल बेनिफिट फ्रॉम कॉजवे, तो उन्होंने कहा कॉजवे से क्या फ़ायदा मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉजवे जो है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म है, रेस्ड प्लेटफॉर्म है यूज टू क्रॉस अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम को, एक नाले को क्रॉस करने के काम आता है। तो बस क्रॉस करने के काम आता है। अगर पूछते इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो हम बताते कि भैया इससे पता चलता है कि सीजनल रेनफॉल होता है। अब क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई फायर लाइन आर सिग्निफिकेंट, फायर लाइन का क्या मतलब होता है। तो भैया फायर लाइन का जो यूज़ होता है, पुलिस स्टेशन का क्या यूज़ है हमें पता है, ऐसी फायर लाइन का यूज़ है फायर को प्रिवेंट करना, जंगल में आग ना लग जाए इसलिए ये बनाया जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आ जाएंगी जो हम अपना कॉमन सेंस लगा के भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा राजीव ट्रेवल कर रहे हैं गुलाबगंज से फॉर अ विजिट टू द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो कि इस डिब्बे में यहाँ पर बना हुआ है। विच टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करेगा, तो वहाँ पे जैसी रोड देखे हमने पढ़ा है मेटल रोड, नॉन मेटल रोड, कार ट्रैक सब, तो जैसी भी रोड का सिंबल होगा आप बता देंगे। और 2 बोला है तो 2। अब उन्होंने कहा टाइप डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ हट, कैसे 2 प्रकार के घर बने हैं ग्रिड 6935 में और 7033। हम देखते हैं 69 और 35, तो ये 35 है और ये 69 है। इधर सॉरी देखो गलती कर दी ना, ये लेफ़्ट और बॉटम, तो ये डिब्बा और 7033, तो 70 ये 70 है और ये 33 है, तो ये। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो रेड बॉक्स बने हैं फिल नहीं है, मतलब ये टेम्पररी हट है, और यहाँ पे जो रेड बॉक्स है ये फिल है, तो ये परमानेंट हट है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा आसान होता है टोपो सीट, आप देख सकते हो जो लिखा है बस वही ढूंढना है हमें। 10 नंबर हमारे पक्के होंगे। तो बस आप इतना कर लीजिए, गारंटी है कि आपके 8-10 नंबर आ जाएंगे आराम से। सब कुछ मैप में ही दिख रहा होता है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चीज़ों को ढूंढो, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन एक बार आया था कि बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एनुअल फेयर होता है, तो लोगों को नहीं समझ आ रहा, पर आप गौर से देखिए यहाँ खुद लिखा है एनुअल फेयर होता है और मार्च के महीने में होता है। कहाँ पे होता है, पामेरा में होता है। ये कॉजवे बना हुआ है, तो हम देखेंगे हमें चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं आया तो थोड़ा गैस कर लो कि कैसे बता सकते हैं कि ये एरिया विलेज का एरिया, तो आप बोलोगे बहुत सारे कार ट्रैक बने हैं। हम कैसे कह सकते हैं यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, येलो कलर दिख रहा है तो एग्रीकल्चर है, कहीं माइनिंग का एरिया दिख रहा है तो वो माइनिंग है। ओके, नदी दिख रही है तो फिशिंग भी हो सकता है ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलिए थैंक